हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टाइगर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 5th पेपर सामाजिक विज्ञान राजन सीरीज का लघु उत्तरीय देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका राजन सीरीज सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और साथ ही आपका पवन सीरीज का लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन इंग्लिश के, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको वो सारे वीडियोज मिल जाएंगे, तो आपको जहां भी सुविधा हो आप वहां से अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बताइए। तो दोस्तों, उत्तर देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का बहुत अधिक महत्व होता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार से योगदान कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें हम भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो अर्थव्यवस्था भी कृषि से ही संबंधित होगी। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित उपभोग एवं पूंजीगत वस्तुओं के विकास के लिए बाजार विकसित करके। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान है वो किस तरह से है। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित उपभोग एवं पूंजीगत वस्तुओं के विकास के लिए बाजार विकसित करके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि में जो भी कच्चा माल होता है औद्योगिक धंधों के लिए, वो कहीं ना कहीं उस उद्योग को चलाने के लिए कृषि से ही आता है। तो एक तरह से यहाँ पर उस औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने में कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। नंबर 2 पर हम देखें औद्योगिक क्षेत्र के लिए मानवीय श्रम उपलब्ध करा के। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें कृषि के माध्यम से कहीं ना कहीं जो औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं उसमें मानवीय श्रम उपलब्ध करा करके भी आर्थिक उन्नति की जा सकती है देश की। और यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पॉइंट पर बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करके। तो दोस्तों, जैसा कि कृषि से संबंधित जो भी उत्पादन होता है वो हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा करके। एक तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें, खाद्य सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों जो भी कृषि से उत्पादित चीज़ें हैं उसको सुरक्षित करके ही हम अपनी जनसंख्या में जो भी खाद्य वितरण है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे खाद्यान्न से संबंधित बड़े बड़े गोदाम होते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें रखी जाती हैं, साथ ही कुछ चीज़ें प्रिजर्व भी की जाती हैं। तो इस तरह से जनसंख्या में खाद्यान्न का वितरण हो पाता है और साथ ही वही जनसंख्या धीरे धीरे अलग अलग कार्यों को करके देश की आर्थिक उन्नति में वृद्धि करती है। यहाँ पर हम देखें नंबर 4 पर बढ़ते हुए बेरोजगारों के लिए शरणार्थी गृह के रूप में कार्य करके। तो दोस्तों, जो यहाँ पे अधिक बेरोजगारी जैसे बढ़ रही है, चूंकि जनसंख्या अधिक होने से कहीं ना कहीं जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो एक तरह से यहाँ पे शरणार्थी गृह के रूप में कार्य करके भी आर्थिक उन्नति की जा सकती है। और यहाँ पर हम देखें नंबर 5 पर निर्यात योग्य अधिक उत्पादन के द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करके। तो दोस्तों, अपने देश में आर्थिक सहयोग किस तरह से, अपने देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है कृषि के माध्यम से। चूंकि दोस्तों, जब कृषि के माध्यम से उत्पादन अधिक होगा तो उसका निर्यात भी अधिक होगा, और जब उस चीज़ का निर्यात अधिक होगा तो विदेशों से जो मुद्राएं मिलेंगी उससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। क्लियर। अब यहाँ पर देखें नंबर 6 पर खाद्यान्न तथा कच्चे माल का उत्पादन करना। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें कृषि के माध्यम से हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन अधिक होता है, तो वो कहीं ना कहीं विदेशों में जाता है, तो उससे विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। और अगर हम बात करें, चूँकि कच्चा माल उत्पादन होने से भी जो कच्चा माल हमारे देश में खपत नहीं हो पाता वो हम विदेशों में भेजते हैं, जिससे कि आर्थिक उन्नति होती है देश की। तो इस तरह से हम देखें तो कृषि का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के कौन कौन से दोष होते हैं, स्पष्ट कीजिए। हरित क्रांति के दोष, हरित क्रांति के दोष निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पर है हरित क्रांति कुछ फसलों तक सीमित है। तो दोस्तों, यहाँ पर हरित क्रांति के हम दोष देख रहे हैं। तो पहला, चूँकि दोस्तों यहाँ पे आपको केवल जो हेडिंग दी हुई है
इसी हेडिंग को आप लर्न कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों हरित क्रांति का दोष क्या है कि हरित क्रांति कुछ ही फसलों तक सीमित रही। तो यहाँ पर देखिए इसके प्रमुख दोष से इसका प्रभाव कुछ फसलों तक ही रहा, जिसमें गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार तथा बाजरा ही आते हैं। तो इन्हीं कुछ फसलों तक ही हरित क्रांति सीमित रही। हरित क्रांति का समस्त फसलों को लाभ नहीं मिल सका, व्यावसायिक फसलें भी इससे अछूती रही। तो दोस्तों जो भी व्यावसायिक फसलें हैं जिससे कच्चा माल उत्पादन किया जाता है वो भी कहीं ना कहीं वो फसल भी हरित क्रांति से अछूती रही। एक तरह से हरित क्रांति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति कुछ ही फसलों तक सीमित रही, जिसमें हमें क्या याद करना, केवल गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। तो दोस्तों ये तो आप ऐसे ही बोलते हो, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। तो ये 5 फसलें ही मेन थी जिसमें हरित क्रांति के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। इन्हीं 4-5 फसलों के ऊपर हरित क्रांति में ज़्यादा ध्यान दिया गया। क्लियर, बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट पे हम देखें, यहाँ पे देखिए नंबर 2 पर हरित क्रांति कुछ राज्यों तक सीमित रही। तो दोस्तों इसके पहले क्या था कि हरित क्रांति कुछ ही फसलों तक सीमित रही, जिसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का और चावल। क्लियर, अब हम देखते हैं हरित क्रांति कुछ राज्यों तक ही सीमित रही। तो इसमें हम देखते हैं हरित क्रांति कुछ राज्यों तक सीमित रही, जिसमें हम देखते हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु तक ही सीमित रहा। तो दोस्तों जो भी बड़े बड़े राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बस इन्हीं राज्यों तक ही ज़्यादा सीमित रही। अतः इससे देश का संतुलित विकास नहीं हो पाया। तो दोस्तों इसका संतुलित विकास इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि जब ये पूरे देश में नहीं इसका विस्तार था तो कहीं ना कहीं इसका जो संतुलन था वो पूरे देश में नहीं हो पाया। कह सकते हैं इन राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य इससे वंचित रह गए, जिससे प्रादेशिक विषमताएं बढ़ गईं। क्लियर, और दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले पॉइंट पे हमने क्या देखा कि हरित क्रांति कुछ ही फसलों तक सीमित रही। नंबर दूसरे पर हमने देखा कि हरित क्रांति कुछ ही राज्यों तक सीमित रही। और नंबर 3 पर हम देखें तो हरित क्रांति बड़े कृषकों को लाभ, हरित क्रांति से बड़े कृषकों को लाभ, यानी कि बड़े किसान जो थे जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी केवल उन्हीं को लाभ मिला। तो एक बार इसमें डिटेल हम देख लेते हैं। हरित क्रांति से जरूरतमंद छोटे कृषक लाभान्वित नहीं हो पाए। हरित क्रांति बड़े बड़े किसानों की हितैषी बनकर रह गई। परिणाम स्वरूप वे और अधिक धनी हो गए और छोटे किसान बेरोजगार हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, चूंकि हरित क्रांति में मशीनीकरण अधिक था तो इसलिए जो भी बड़े जोत वाले किसान थे या जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी तो उनके लिए उन्नतशील कृषि करना आसान था अपेक्षाकृत छोटे किसानों के। तो एक तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बड़े किसान थे वो और धनी हो गए और जो छोटे किसान थे वो गरीब हो गए। क्लियर, यहाँ पर हम देखें नंबर 4 पर है बेरोजगारी। हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण दोष बेरोजगारी का बढ़ना है। मशीनों का प्रयोग होने से कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ गई। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें बेरोजगारी भी, चूंकि अब जो काम 10-20 मजदूर किया करते थे वो एक मशीन कर दे रही है, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी पर उसका असर तो होगा ही कि जो किसान, छोटे किसान की बात करें या फिर जो भी मजदूर वर्ग था वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गया। क्लियर, अब यहाँ पर हम देखें नंबर 5 पर लक्ष्य से कम उत्पादन। हरित क्रांति उत्पादन के पूर्व लक्ष्यों को पाने में विफल रही। इसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन लक्ष्यों से इससे कम उत्पादन हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इसके दोष क्या थे कि जो लक्ष्य रखा जाता था उससे कम ही उत्पादन होता था। तो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य निर्धारित किए गए वो लक्ष्य प्राप्त ना होने की वजह से भी ये क्रांति विफल रही। क्लियर, तो दोस्तों यहाँ पे केवल आपको 5 पॉइंट याद करने थे। पहला क्या था, हरित क्रांति कुछ ही फसलों तक सीमित रही। नंबर दूसरे पर था हरित क्रांति कुछ ही राज्यों तक सीमित रही, जिसमें आपको केवल आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, तो ये आपकी केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा। बाकी जो बचे राज्य थे वो अछूते रह गए। क्लियर, और यहाँ पर नंबर तीसरा पॉइंट क्या था कि हरित क्रांति से बड़े कृषकों को लाभ हुआ। नंबर 4 बेरोजगारी और नंबर 5 पर लक्ष्य से कम उत्पादन। तो दोस्तों इस तरह से ये 5 पॉइंट आपको यहाँ पे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पे एक कृषि प्रधान देश में रहते हैं तो आपको कुछ न कुछ तो कृषि के बारे में आइडिया होगा ही कि आज भी देखिए हमारे कितने किसान भाई
बेरोजगारी की वजह से भी, और कहीं ना कहीं उनकी जो फसल नष्ट होती है किसी भी कारण से, या फिर उन्हें सही दाम नहीं मिल पाता है, या फिर कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से आत्महत्याएं करते हैं। तो ये बहुत ही दुखद बात होती है कि जो किसान इतनी मेहनत करता है, कड़ी धूप, बरसात, गर्मी, लेकिन फिर भी उसको उस अपने फसल का सही दाम ना मिलने से, या फिर हम कहें कहीं ना कहीं उसके फसल में वृद्धि ना होने से वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं जब उन्हें सही उनके फसल का मूल्य नहीं मिलता। तो कभी कभी वो अपनी जीवन लीला को भी समाप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सारी कुछ ना कुछ विषमताएं मिलती हैं हमारे किसान भाइयों के जीवन में। तो दोस्तों अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार 2005 क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमें देखना है सूचना के अधिकार के विषय में। लोकतंत्र पूर्ण रूप से जनता की शासन व्यवस्था है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। तो हमारा भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक देश है, जिसमें शासन अपने कार्यों के लिए पूर्णतः जनता के प्रति जवाबदेह होता है। तो दोस्तों यहाँ पर शासन का संचालन भी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही किया जाता है। लोकतंत्र में जवाबदेही का विशेष महत्व होता है, अतः सूचना का अधिकार जनता को प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, चूंकि जो हमारा देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर हम अपने शासक को खुद ही वोट देकर चुनते हैं। तो हमारे ही द्वारा चुने गए वो प्रतिनिधि ही हमारे शासक के रूप में होते हैं, जहाँ पर उनसे जवाबदेही भी होती है। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो सूचना का अधिकार जनता को प्रदान किया गया है। आगे हम देखें, सूचना के अधिकार से अभिप्राय उस वैधानिक अधिकार से है जो किसी देश के लोगों को सरकारी कार्यों से संबंधित सूचनाएं प्रदान करने के अवसर तथा पहुंच प्रदान करता है। इसके द्वारा नागरिकों को सरकार से प्रश्न पूछने तथा विभिन्न दस्तावेजी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रशासन में खुलापन लाना है तथा पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है, ताकि लोकतंत्र में नागरिकों को सूचनाओं से वंचित न रखा जाए, बल्कि विभिन्न विभागों में सूचना की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए तथा नागरिकों को सरकार की कार्यप्रणाली ज्ञात हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जो सूचना के अधिकार है वो कहीं ना कहीं जो भी सरकारी की कार्यप्रणाली है उसमें क्या किस तरह के कार्य हो रहे हैं उसकी एक तरह से पारदर्शिता बनी रहे और जवाबदेही तय हो, जिससे कि किसी भी तरह की सरकार के माध्यम से जो सरकारी कार्य हो रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है या नहीं हो रही है, सारे कार्य सही ढंग से हो रहे हैं कि नहीं हो रही है, जवाबदेही तय हो पाए। यहाँ पर हम देखें जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो 2005 दिनांक 15 जून यहाँ पे देखते हैं 2005 को पारित हुआ। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दो चीजें लर्न करनी है कि ये 15 जून 2005 को पारित हुआ था और लागू कब हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 को, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के। क्लियर। इस अधिनियम से कोई भी भारत का नागरिक सरकार के कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं ज़्यादा याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ था वो 15 जून 2005 को हुआ और इसमें ये लागू हमारे देश पर हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। तो दोस्तों इसमें जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर, चूंकि इसके पहले ही आपको पता हो कि धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर का जो नियम था वो कुछ अलग था, तो इसलिए जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी पूरे देश पर ये नियम लागू था कि यहाँ के जो भी पूरे देश में कोई भी किसी भी तरह का नागरिक हो तो वो किसी भी पॉइंट पर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वो जानकारी प्राप्त कर सकता है सरकार के बारे में किसी भी कार्य के लिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मौलिक कर्तव्य का महत्व स्पष्ट कीजिए। दोस्तों मौलिक कर्तव्य का महत्व, मौलिक अधिकारों की भांति मौलिक कर्तव्य भी हमारे देश में निर्धारित किए गए हैं। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य सबसे अधिक नैतिक तथा महत्वपूर्ण अंग हैं। तो दोस्तों जिस तरह से मौलिक अधिकार होते हैं उसी तरह से हमारे मौलिक कर्तव्य भी होते हैं।
मौलिक कर्तव्य ही नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो जो हमारे मूल अधिकार हैं उसकी रक्षा मौलिक कर्तव्य ही करते हैं। संविधान में नागरिक कर्तव्यों के उल्लेख से भारतीय नागरिकों से ये आशा की गई है कि भारतीय नागरिक को अपने कर्तव्यों का अधिक स्पष्ट रूप से बोध हो तथा वह अच्छे ढंग से इनका पालन कर सकें। इन कर्तव्यों की अवहेलना किए जाने पर अभी तक किसी प्रकार के दंड की व्यवस्था नहीं की गई है, परंतु संसद द्वारा इस विषय में उचित दंड की व्यवस्था की जा सकती है। मौलिक कर्तव्य ही नागरिकों के मूल अधिकार को महत्वपूर्ण बनाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य जो होते हैं वो हमारे जो अधिकार हैं उसको महत्वपूर्ण बना देते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि मुद्रा का अवमूल्यन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों देखते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा के अवमूल्यन से तात्पर्य मुद्रा का महत्व गिर जाना। तो दोस्तों अवमूल्यन, यहाँ पे अवमूल्यन, जिसका जो भी मुद्रा है उसका महत्व गिर जाना ही अवमूल्यन कहलाता है। जब विदेशी मुद्राओं में देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है तो इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। तो दोस्तों जो हमारे देश की मुद्रा है उस मुद्रा का मूल्य अगर विदेशी मुद्रा से कम हो जाता है तो उससे क्या कहते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए भारत के 100 रुपये 50 डॉलर के बराबर हैं। यदि किसी कारणवश भारत का सरकार 100 रुपये की विनिमय दर 40 डॉलर निर्धारित कर देती है तो इसे रुपये का डॉलर में अवमूल्यन कहा जाता है। क्लियर? आपको बस इतना ही समझना है कि मान लीजिए हमारे यहाँ 100 रुपये 50 डॉलर के बराबर होते हैं, लेकिन अगर वही 100 रुपये 40 डॉलर निर्धारित कर दिया जाता है सरकार के माध्यम से तो हमारे यहाँ इसे रुपये का डॉलर में अवमूल्यन कहा जाता है। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मुद्रा के अवमूल्यन के उद्देश्य क्या हैं। क्या देशी उद्योग धंधों को संरक्षण प्रदान करना। तो जब किसी देश में वस्तुओं की कीमतों में गिरावट होती है तो हमारे देश में उस देश से अधिक मात्रा में सामान आने लगता है, जिससे देश में सस्ती वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। इससे स्वदेशी उद्योग धंधे धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इसे रोकने हेतु हमारे देश में मुद्रा का अवमूल्यन करना आवश्यक हो जाता है। क्लियर? तो दोस्तों जो देशी उद्योग धंधों को संरक्षण प्रदान करना किस तरह से कि अगर विदेशों से वही सारी चीज़ें हमें सस्ते दाम में मिल जाएंगी तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं, हमारे स्वदेशी उद्योग धंधे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। और इसे रोकने के लिए ही हमारे देश में मुद्रा का अवमूल्यन करना आवश्यक हो जाता है। क्लियर? और दूसरा क्या है, आंतरिक मूल्य स्तर को ऊंचा करना। जब देश में वस्तुओं तथा कच्चे माल का मूल्य स्तर गिरा रहता है तो अवमूल्यन के फलस्वरूप देशी वस्तुएं विदेशी हेतु सस्ती हो जाती हैं, जिससे वे अधिक वस्तुएं मांगने लगते हैं। विदेशों में स्वदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ने से देश में आंतरिक मूल्य स्तर भी वस्तुओं को बढ़ने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आंतरिक मूल्य स्तर को ऊंचा करने का क्या मतलब कि जब देश में वस्तुएं तथा कच्चे माल मूल्य स्तर गिरा रहे होते हैं तो वहाँ पे अवमूल्यन के फलस्वरूप ही देशी वस्तुएं विदेशियों से सस्ती हो जाती हैं। एक तरह से जब हमारे देश में कच्चे माल के स्तर में गिरावट आएगी तो जो अवमूल्यन के फलस्वरूप ही देशी वस्तुएं विदेशों में सस्ती हो जाती हैं, जिससे कि अधिक वस्तुएं मांगने लगते हैं। क्योंकि जब कोई भी चीज़ सस्ते दाम में बिकेगी तो उसकी खपत भी ज़्यादा हो जाती है। विदेशों में स्वदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ने से देश में आंतरिक मूल्य स्तर भी उन वस्तुओं का बढ़ने लगता है। क्लियर? तो जो वस्तुएं कम दाम में बिकती थी अब वही वस्तुएं जब उनकी खपत ज़्यादा होने लगेगी तो वो वस्तुएं और अच्छे दाम पे बिकने लगती हैं। ठीक? तो आंतरिक मूल्य स्तर में ऊंचा हो जाता है, यानी कि आंतरिक मूल्य जो होते हैं उस वस्तुओं के वो बढ़ने लगते हैं। क्लियर? यानी कि जो चीज़ें हम अपने देश में सस्ते में पा रहे थे अब वही चीज़ें हम महंगे में खरीद रहे हैं। क्लियर? दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।